नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम SSC CHSL 2018 में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, द्रवण को हम संघनन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, वाष्पीकरण और संघनन की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसको आसवनीकरण के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आसवनीकरण विधि से हम कहाँ इसका यूज करते हैं। तो देखिए, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि में द्रव को वाष्पित करके दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहां उसे वापस ठंडा करके पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसे हम आसवन विधि कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, पहले हम वाष्पीकरण करते हैं और उसके बाद में उसका वापस द्रवण या संघनन करते हैं। तो इनका जो संयुक्त प्रोसेस होता है उसको हम आसवनीकरण कहते हैं। ऐसे देखिए, क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है, जैसे हम चाशनी से चीनी को अलग करते हैं तो वो क्रिस्टलीकरण विधि कहलाती है। इसमें होता क्या है, जो सांद्र विलयन होता है उसको हम गर्म करते हैं तो वाष्पन के द्वारा जो द्रव होता है वो वाष्पित हो जाता है और जो विलयन है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद में जो वाष्पन की प्रक्रिया उसको रोक देते हैं और फिर सांद्र विलयन को क्या किया जाता है, ठंडा करते हैं, जिससे यह ठंडा होकर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये विधि हमारी कौन सी कहलाती है, क्रिस्टलीकरण, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि चाशनी से हम चीनी को अलग करते हैं तो क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा होता है। ऐसे देखिए, वर्ण लेखन विधि या जिसे हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं कि अलग अलग अवयवों की अधिशोषण क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक उचित अधिशोषक रख देते हैं जिसमें जो अवयव हैं वो अलग अलग जगह पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके अलग अलग स्तर बन जाते हैं और वहाँ से हम उन अवयवों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, वर्ण लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें या किरणें हैं। तो देखिए, जो गामा किरणें होती हैं वो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जिनकी आवृत्ति 10⁻19 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाली जो किरणें होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो जो पतंग उड़ाने की गतिविधि है उससे प्रेरित होकर उन्होंने बिजली की छड़ का आविष्कार किया। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मानक या एसआई मात्रक है। तो जो हर्ट्ज है वो आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम दाब की एसआई इकाई की, तो दाब की एसआई इकाई है वो पास्कल होती है। ऐसे ही बल की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है और ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो जूल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। तो देखिए, इसको हम पास्कल के नियम से जानते हैं। इसके अनुसार जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो जो दबाव है वो बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। इसको पास्कल के नियम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है। तो अवोगाद्रो के नियम के अनुसार एक ही ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये अवोगाद्रो का नियम कहता है। इसी प्रकार देखिए, जो बर्नौली प्रमेय है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसके अनुसार किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं या नियत रहते हैं। ये बर्नौली का नियम है। बात करें हम हुक के नियम की, तो देखिए हुक का नियम क्या कहता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है
जो प्रतिबल होता है वो उसकी विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे देखिए ये एक स्प्रिंग है और ये सामान्य अवस्था में है। यदि हम इस स्प्रिंग को x लंबाई तक खींच देते हैं तो इस पर जो इसका प्रतिबल है F, ये इसकी जो विकृति है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक स्थिरांक यूज करते हैं k, तो ये F बराबर होता है kx के। तो ये हुक का नियम बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो देखिए तैराक को पानी में तैरने के लिए जो बल मदद करता है वो उत्प्लावन बल होता है। ये ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावन बल क्या होता है, तो किसी तरल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव की इकाई क्या है। तो देखिए दबाव की जो इकाई है वो पास्कल होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए देखिए जो एम्पियर है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। और जो वोल्ट है ये विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। और जो ओम है ये विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो आइंस्टाइन है इनको विद्युत प्रकाश सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1921 में। तो ये भी पूछा जाता है कि किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो विद्युत प्रकाश सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑटोस्कोप का जो यूज है वो कान के पर्दे की जांच के लिए किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो पॉलीग्राफ है ये झूठ पकड़ने वाला यंत्र होता है। झूठ पकड़ने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। जबकि जो फोनोग्राफ है जिसे ग्रामोफोन भी कहते हैं, तो फोनोग्राफ जो है वो रिकॉर्डिंग और जो साउंड होता है उसके रिप्रोडक्शन या ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध की जो ऐसा इकाई है वो ओम होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की इकाई होती है और जो वोल्ट है वो विभवांतर की इकाई होती है और जो मोल है ये पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई होती है। पदार्थ की मात्रा की जो एसआई इकाई होती है वो मोल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कॉर्निया या श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस से जब बिजली गुजरती है तो ये नारंगी रंग की दिखती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश के इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए नियोन गैस से जब हम बिजली को गुजारते हैं तो ये हमें नारंगी रंग की रोशनी देती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो देखिए वाष्प से द्रव्य में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको संघनन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला है वो मैरी कुरी थी। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनको रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देखिए इनको 1911 में
रसायन क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला था रेडियम की शुद्धिकरण के लिए। तो रसायन शास्त्र में भी इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए। तो भौतिकी और रसायन शास्त्र दोनों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र वैज्ञानिक है मैरी क्यूरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो देखिए रेडियोधर्मिता की जो पारंपरिक इकाई है वैसे तो क्यूरी होती है, लेकिन इसकी जो एसआई इकाई है वो बेकेरल होती है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है। तो देखिए ध्वनि की जो सुनने योग्य जो सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है वो एक वयस्क व्यक्ति सुन सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तो देखिए तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ज्योति तीव्रता की जो एसआई इकाई होती है वो कैंडेला होती है, और जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। तो देखिए रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगें होती हैं वो सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो आवृत्तियाँ होती हैं। तो देखिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ जिन्हें हम पराश्रव्य ध्वनियाँ भी कहते हैं, इनकी जो आवृत्ति है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली जो आवृत्तियों वाली ध्वनियाँ होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ या पराश्रव्य ध्वनियों के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जरा दूरदर्शिता जिसे हम प्रेस्पा बायोपिया भी कहते हैं को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।